अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, आप आटा लेने के लिए लाइन में तो नहीं लगे हुए, आप इंतहा पसंदी के डर में तो मुब्तला नहीं है, आपको महंगाई का जिन परेशान तो नहीं कर रहा और मुल्क के मौशी हालात को लेकर आप खाइफ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ये तकलीफ सिर्फ आपके लिए है, हुक्मरानों के लिए नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज का पहिया जाम होने पर बेरोजगारी का धड़का लगे रहना आवाम के लिए तकलीफदेह है। बंदरगाह पर हजारों कंटेनर्स का आप फंसे रहना ताजरों के लिए तकलीफदेह है। एलसीज ना खुलना कारोबारी अफराद के लिए तकलीफदेह है। डॉलर की कदर का बेकाबू होना मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक है। इलेक्शन ना होना तहरीक इंसाफ का इशू है, मगर ये सब आवाम के मसाइल हैं, हुकूमत की तरजीहात नहीं। हुकूमत का मसला इंतखाबात को आगे लेकर जाना, करप्शन केसेस माफ कराना, अपने लोगों को नवाजना और मिनिस्ट्रीज को रेवड़ियों की तरह बांटना है। एक ऐसा मुल्क जहां बिजली का फी यूनिट 16 रुपए से जायद में पड़ता हो, पेट्रोल फी लीटर 250 रुपए तक पहुंच चुका हो, $1 की कदर की जो कीमत है वो बढ़ चुकी हो और डॉलर 276 रुपए पाकिस्तानी हो, महंगाई की शरह 32% से तजावुज कर चुकी हो, मुल्क के 9 मिलियन अफराद खताए गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हो, एक रोटी 15 रुपए की मिलती हो, जहां मस्जिदें दहशतगर्दी का निशाना बन जाएं, जहां बाजार बदअमनी का ठिकाना हो, जहां ताजिर दिन दिहाड़े अगवा हो जाएं, चलती गाड़ी में बस हॉस्टेस की इस्मत दरी कर दी जाए, कारोबारी हजरात को भत्ताखोर चिट्ठियां भेजें, सूबे की पुलिस अपने तहफ्फुज के लिए एहतजाज करे, बच्चे खुराक की कमी की वजह से मर जाएं, माएँ सेहत की सहूलियात ना होने के सबब अस्पतालों की सीढ़ियों में एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दे दें, वहां की हुकूमत वजारतें बांट रही हो, काबीना अरकान को मुराद से नवाज रही हो, वुज़रा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हो, तनख्वाह में मनमाना इजाफा कर रहे हो, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, अगर हमारे प्यारे पाकिस्तान में होता है। बरतानिया के वज़ीर आज़म तबाही का इल्जाम आयद हो तो बोरिस जॉनसन मुस्ताफी हो जाता है। लिस्ट उस वज़ीर आज़म बनती है तो सिर्फ 6 हफ्तों में अवामी प्रेशर पर मुस्ताफी हो जाती हैं। श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर पक्सिया अवामी एहतजाज के बाद इस्तीफा दे देता है। सूडान का वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदाक भी अवामी रद्द-ए-अमल पर मुस्ताफी हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एक शख्स पर रजीम चेंज का इल्जाम लगता है और वो वज़ीर आज़म बन जाता है। मुआशी दिवालियापन में हुकूमत की नाअहली सामने आ जाती है। 2 सूबों की असम्बलियां तहलील और कौमी असम्बली की 70 से जायद सीटें खाली हो जाती हैं, मगर कोई वज़ीर आज़म का इस्तीफा नहीं आता, क्योंकि ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है। ऑपोजिशन इस्तीफे दे तो इस्तीफे कबूल नहीं किए जाते, ऑपोजिशन इस्तीफे वापस लेने को कहे तो फौरी कबूल कर लिए जाते हैं। कोई सूबाई हुकूमत असम्बली तोड़ने लगे तो असम्बली टूटने से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है, और अगर वो हुकूमत ना तोड़े तो उसकी हुकूमत गिराने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया जाता है। ऐसा और कहीं नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान में होता है। इंतखाबात होने या ना होने पर आइन को मुतनाज़ बना दिया जाता है। एक जमात इलेक्शन करवाने के लिए अदालत पहुंच जाए और दूसरी जमात इलेक्शन रुकवाने के लिए अदालत जाने का मंसूबा बना ले। ऐसा भी सिर्फ पाकिस्तान में होता है। डॉलर की किल्लत से मईशत तबाह हो जाती है। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर की सतह पर आ जाते हैं। खाने पीने की अशिया पर बहरानी कैफियत पैदा हो जाती है और गज़ाई बहरान आने का आलमी इक्तसादी इदारे इंदिया देने लगते हैं, मगर हुक्मरान अपनी काबीना को वुसअत देने और बैरूनी दौरों पर तवज्जो देते हैं, और ऐसा कहीं और नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में होता है। जापान ऑटोमोबाइल मुल्क है, वो दुनिया भर में गाड़ियां फराहम करता है, मुहैया करता है। इंडिया ने टेक्नोलॉजी और अद्वियात के मैदान में बाकी दुनिया को पछाड़ कर रख दिया है। रूस दुनिया भर को तेल और गैस फराहम करता है, मगर इसी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो ज़रई मुल्क कहलाता है। वो दुनिया को तो गंदम, चीनी, कपास और दीगर अशिया मुहैया करता है, मगर उसके अपने अवाम भूखे रह जाते हैं, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होता है। दुनिया की किसी मुल्क में इंतखाबात कराने के लिए शायद जेल नहीं जाना पड़ता, इंतहा पसंदी खत्म करने के लिए दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने पड़ते होंगे, सियासतदान को अपने केसेस मुआफ कराने के लिए आइन में तरमीम न करनी पड़ती हो, और अदालतों को शायद कहीं ये भी ना पूछना पड़ता हो कि कोई रह तो नहीं गया कि जिसने करप्शन में रिलीफ ना हासिल किया हो या जिसे करप्शन में रिलीफ ना मिला हो, मगर ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है। मुनशियात के केस में मुलविस शख्स मुल्क का वज़ीर दाखिला बन जाता है, करप्शन केसेस में जेल काटने वाला वज़ीर आज़म बन जाता है, बदनवानी के इल्जामात का सामना करने वाला स्टेट मिनिस्टर का ओहदा हासिल कर लेता है। ऐसा शायद कहीं नहीं होता, मगर पाकिस्तान में होता है। यहाँ सब होता है। मुफादात की सियासत होती है, इंतकाम की हुकूमत होती है, मसलहत की बात होती है, मुफाहमत की चाल होती है, मुकमुका होता है, जोड़ तोड़ किया जाता है और ज़मीर खरीदे जाते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो अवाम की दाद रसी नहीं होती, गरीबों के दुखों का मदावा नहीं होता,
मिस्कीनों के मसाइब का अजाला नहीं होता? क्यों नहीं होता, किस लिए नहीं होता, और ऐसा पाकिस्तान में ही सिर्फ क्यों होता है? इस पर आज का बड़ा ही जबरदस्त पैनल है। मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तीनों एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हफीजुल्लाह न्याजी साहब सीनियर तज्जियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इमरान खान साहब के बयान तो आपकी नज़र से गुजरते ही रहे होंगे। उन्होंने एक मरतबा फिर कल बातचीत की, पैगाम पहुंचाया, कत्ल की बात की, साजिश की बात की। उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार भी किया जाएगा, मेरे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनको नाहल भी किया जाएगा। उस पर एक निजी प्रोग्राम में, निजी टीवी पर आमिर डोगर साहब, जो अभी उनकी बड़ी कयास हो रही है कि वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन उनका बड़ा सख्त बयान सामने आया। उन्होंने कहा अगर इमरान खान को नाहल कर दिया गया तो पाकिस्तान दो लख्त हो जाएगा। हालांकि मैं इस चीज़ की कंडेम करती हूँ, इस चीज़ को मजामत करती हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो गिरफ्तारी का मौमा बना हुआ है, हुई है नहीं हुई, अगर हुई है तो ये सिर्फ इसी बिना पर हुई है जो झगड़ा हुआ है, या ये सीजन 2 है, शहबाज गिल सीजन 2? पता नहीं, मैं तो अभी तक मेरी बड़ी एप्रीहेंशन हैं गिरफ्तारियों के बारे में, जो पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो गिरफ्तारियाँ होती हैं इसके बारे में, यार ये आप चुप करके बैठे, मैं कोई बात करूं, मैंने कहा लाइव में जा रहा हूं, आप ही का प्रोग्राम खराब होगा आगे से। नहीं सर, हम में से कोई नहीं बोल रहा। नहीं, ये मेरे सामने जो कैमरा मैन है उन्होंने पहले बताया था, जब मैं बोलूं मेरी कंसंट्रेशन लूज हो जाती है तो मैं उसके बाद मेरा आर्गूमेंट सारा ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो एनीवे सॉरी। तो ये कहें जी, ये गिरफ्तारियां जो है इसके बारे में मेरी बड़ी अप्रीहेंशन है। अब जितने बंदों को गिरफ्तार किया गया है, ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि उनका एक एस्टेब्लिशमेंट से बहुत गहरा ताल्लुक है। जो लोग पिछले 3-4 महीने से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, चाहे वो शाह कुरैशी साहब हो, असद उमर साहब हो, फवाद चौधरी साहब हो, शेख रशीद साहब हो, आज़म स्वाति साहब हो। ये सारे जो हैं, इनका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेरे सामने है, इनकी पूरी सियासी जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे सामने है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आजकल जो कर रहे हैं मैं उसके बारे में हतमी राय दे रहा हूँ, लेकिन अगर बैकग्राउंड के ऊपर मैंने कोई इनका तजिया का एनालिसिस करना है तो मुझे वही करना है जो मेरी मालूमात है। और जब तक ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के बड़े कुर्ब जवार में रहे हैं और बड़े ब्लू आइड रहे हैं। चुनाचे अब आमिर डोगर साहब हैं तो हो सकता है कि क्योंकि एक अजीबो गरीब सूरत हाल दो चार है, इमरान खान साहब की तकारीर का आपने दिया है, रेफरेंस दिया है, वो तो एक रेपुटेशन है। फिर उसके ऊपर उन्होंने जब इमरान खान साहब को नायल करार दिया जाना था तो यही बात इन्हीं के कायदीन ने कही थी कि हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। इन्हीं के कायदीन की ज़बानी मैंने सुना था कि कोई माई का बाप जो है, कोई माई का लाल जो है, किसी का बाप भी इमरान खान साहब को नायल करार नहीं दे सकता। इमरान खान साहब नायल भी हुए, हैशटैग चले कि इमरान खान साहब की नायली हमारी रेड लाइन है, नायली भी हुई और रेड लाइन भी क्रॉस हुई, और फिर एक पाकिस्तान के अंदर जू तक ना नहीं की, बल्कि उसको एक रूटीन की, मेरा तो ख्याल है कि इतना कम तो रिएक्शन इमरान खान साहब किसी और बात पे शायद ज्यादा हुआ हो। फिर इमरान खान साहब पे एक बदकिस्मत एक कातलाना हमला हुआ, वो भी रेड लाइन थी, क्योंकि उसमें पहले इमरान खान साहब कई दफा कह चुके थे कि मुझे मरवाया जाएगा, मरवाने की कोई पहली दफा नहीं कह रहे, उसे पहले भी कह चुके थे और मुख्तलिफ दलाइल दे के कह चुके थे, बल्कि वो रेफरेंस देते हैं कि जो कातलाना हमले उससे पहले मैंने इस मौके पर ये बात की थी, वो होके रही। और फिर उसको कई दफा अपने दोबारा जलसों में साइटेशन के तौर पे दिखाया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर भी कुछ ना हुआ, उस रात पाकिस्तान पे आराम से गुजर गई, ज्यादा खतरनाक भी हो सकती थी, नहीं गुजरी। लेकिन मेरा मसला ये कुछ और है कि वो ये है कि आया पाकिस्तान जो इस तरह चल सकता है? नहीं चल सकता। पाकिस्तान टूट सकता है, जी हाँ टूट सकता है। क्यों टूट सकता है कि मैंने उसे 1971 में 16 दिसंबर को पाकिस्तान टूटते देखा है। किसने टूटा? कि जमहूरियत के रास्ते में रोड़े अटकाए गए। जमहूरियत को हम इसलिए नहीं कुर्बान कर सकते कि इमरान खान साहब की गिरफ्त में सियासत है। जमहूरियत के लिए रोड़े में इसलिए नहीं अटकाए जा सकते कि इमरान खान पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये मुल्क आईन के अलावा किसी और तरीके से चल ही नहीं सकता। ये ख्वाब ख्याली है, खाम ख्याली है। लेकिन जिन लोगों ने या इमरान खान साहब ने जिनके हाथ मजबूत किए और 7, 8, 9 साल पाकिस्तान की जो है आईन कानून हर चीज की ईंट से ईंट बजाई, इमरान खान साहब ने
अभी 4-6 महीने पहले जो दावे कर रहे थे कि मेरा हाथ बिठाओ और इन लोगों को निकालो और मेरे मददगार बनो, न्यूट्रल ना बनो, आइन के को कोई एक 284 आर्टिकल्स है उनमें से एक का हवाला दे दे इमरान खान साहब, जो उन्होंने 12 अप्रैल से लेके और 29 नवंबर तक जो कैंपेन चलाई, उसके अंदर कौन सी चीज थी जो आइन के हवाले से वो कह रहे थे कि मैं आईनी जदोजहद कर रहा हूं, या कौन सी चीज है जो उनके आइन के मुताबिक थी? सारी चीजें आइन से टकरा रही थी। ये सारी बातें थी, तो ये सहूलत इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब, उनको ये नहीं दी जा सकती। आज हम जिस जगह पहुंचे उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर सियासतदानों में कोई है तो लेटली इमरान खान साहब है, चाहे मुल्क मईशी तो लेकिन न्याजी साहब, अगर जमहूरियत के बगैर पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, बाकी भी है। अगर जमहूरियत के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता तो जमहूरियत भी ऐसे नहीं चलती ना, जिस तरह पकड़ दकड़ हो रही है, जिस तरह जेलों में डाला जा रहा है, जिस तरह पता नहीं कौन कौन से केसेस बना के डाले जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जमहूरियत नहीं चल रही। मैं इमरान खान साहब के वक्त में इमरान खान साहब अब तो कह रहे हैं ना, अब तो एक इकरार जुर्म का है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कितने आराम से कल रात को एक इंटरव्यू में कह दिया कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। खुदा के वस्ते नवाज शरीफ के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी, सी पैक बंद हुआ था, पाकिस्तान मुआशी तौर पर डीरेल हो गया था, पाकिस्तान का पैराडाइम शिफ्ट आई थी इकोनॉमी के अंदर, पॉलिसी के अंदर, अमेरिका से शिफ्ट हो गया, हम चाइना के साथ एक पूरा सिस्टम चला चुके थे। आप लोगों ने इस निजाम का धर्म भरम करके आपने वहां पर बात किया। जमहूरियत जो है वो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी नहीं चलती थी, मतीउल्लाह जान से लेके और अफसार आलम से लेके और मेरे अगर कोई कॉलम बंद हुए हैं या किसी बंद हुए हैं तो इमरान खान से ज्यादा इशारे कहीं और निकलते थे। ठीक है, लेकिन क्राइसिस ये है कि आज जो बंद कर रहे हैं तो वो अगर निजाम वही चल रहा है तो ये सोचना चाहिए। फिर मुझे अफसोस ये है कि इमरान खान से जब उन्होंने नवाज शरीफ को मारना है तो खुद नहीं मारते, इमरान खान साहब को इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान साहब को मारना है तो खुद नहीं मारते, शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को इस्तेमाल करते हैं। कोई मरे क्यों? मेरा सवाल ये है कि कोई खुदा ना ख्वास्ता ये सहूलत है इमरान खान साहब और ये लोग हम ना पहुंचाएं। इस कंडीशन में आए क्यों ना साहब? लेकिन अतर काज़मी साहब, ये बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं जो इमरान खान साहब ने, ठीक है रिपीट टेलीकास्ट चलता है, महंगाई बहुत है, हमारे दौर में ये था वो था, सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन जरदारी साहब का नाम लेना, ठीक है, फिर वज़ीरिस्तान का रेफरेंस देना, ये छोटी चीजें नहीं है। हम ऑलरेडी एक बड़े लीडर को खो चुके हैं, उन्होंने भी लेटर्स लिखे थे, उस पर भी कुछ नहीं हुआ था। तो ये एलिगेशंस हुकूमत को सीरियसली नहीं लेने चाहिए। देखिए, हुकूमत को यकीनन एलिगेशन सीरियस लेने चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर माजी में भी मिसालें मौजूद हैं जहां पे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया गया, इसके ऊपर तहकीकात भी होनी चाहिए। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि जो अभी न्याजी साहब भी फरमा रहे थे, वही बयानिया जो है ना इस हुकूमत का भी है, ये अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या इमरान खान ने इनको कहा है कि तुम अपने वजीरों की तादाद 84 कर लो या 83 कर लो, काबीना में इस तरह इजाफा कर लो? क्या इमरान खान साहब इनको कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ जाके 90 दिन के अंदर इलेक्शंस ना करवाएं? 13-14 जमातों की हुकूमत है, ये इलेक्शन तक करवाने के लिए तैयार नहीं है। और जिस स्क्रिप्टेड पूरी स्टोरी की तरह बनाया जा रहा है, हर किसी को पता है कि ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, कभी गवर्नर से खत लिखवाते हैं, कभी आईजी से कुछ कहलवाते हैं। जिस तरीके से सब कुछ हुआ, क्या वो ये जो हुकूमत कर रही है वो आइन और कानून के मुताबिक है? क्या कोई हकीकी जमहूरियत फरवा उसके अंदर ये हुकूमत सोच सकती है कि जिस हालात में ये मुल्क है वहां पे आप रातों रात उठेंगे और जनाब 5-1 नए वजीर लगा देंगे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इनकी गैर जमहूरी सोच है। इनको पता है कि ये वोट नहीं लेके आए, इनको पता है कि अवाम ने इनको अगली दफा भी वोट नहीं देना। ये बंद कमरों में बनी हुकूमत है, ये बंद कमरों में फैसले करते हैं, चाहे सेहत कार्ड का मसला हो या कोई और मसला हो, जो भी अवामी नौयत का मसला है उसमें इनको कोई परवाह नहीं है। नहीं तो हकीकी जमहूरियत में तो ये कोई हुकूमत सोच नहीं सकती कि हम इस तरह के फैसले करें। तो ये कर रहे हैं फैसले बंद कमरों के अंदर, और इनको ये लगता है कि इनको बैकिंग हासिल है, इनको हमायत हासिल है, तो ये अपनी इसी तरह हुकूमत चलाएंगे। और जो मॉडल इन्होंने कराची में बल्दियाती इंतखाबात में अपनाया कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी तरीके से आपने मैंडेट लेना है, वही कोशिश ये करेंगे पंजाब के अंदर भी, और वो हम आने वाले दिनों में उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जी फरवा मजा साहब, लेकिन अगर डिक्टेटर रूल हो ना तो ये चीज अंडरस्टैंडेबल है कि चले ठीक है, डिक्टेटरशिप है, जिया का दौर है, इलेक्शन नहीं हो रहे, 3 महीने का कह दिया, 11 साल गुजर गए। जमहूरियत में आपको बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मिलता है जो मौजूदा कंडीशन है कि जी इलेक्शन नहीं करा रहे, तो ये हुकूमत को कॉन्फिडेंस आ गया है कहीं ना कहीं से कि ठीक है हम आगे कर सकते हैं।
जैसे कि बयानात भी आ रहे हैं, खास करके वजीर कानून साहब के। जी शुक्रिया। जो अभी तक की गुफ्तगू हुई है, आपकी एक लंबी कथा सुनने के बाद भी सिर्फ एक ही इसकी डेफिनेशन है, वो ये कि हम कोलैप्स कर गए हैं। हम मॉरली कोलैप्स कर गए हैं, हम पॉलिटिकली कोलैप्स कर गए हैं, हम इकोनॉमिकली कोलैप्स कर गए हैं। और ये सिर्फ उस मुल्क के लिए होता है जिस मुल्क को नाकाम रियासत कहते हैं। हम शर्मिंदगी के बायस अपने आप को ना कहें नाकाम रियासत, लेकिन हम एक नाकाम रियासत हमने साबित कर दिया है। हमने पहले इस मुल्क में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया अपनी हिफाजत के लिए। आज हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं कि उसको किस हद तक अपने महफूज कर सकते हैं। और जो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए अगर, और वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो मुल्क दोबारा जो है इस तरीके से खड़ा हो पाएगा। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, आप चले जाएं, नेम एनी पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टी, वो बाय नेचर डेमोक्रेटिक नहीं है। उनके अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है, उनके बिहेवियर में डेमोक्रेसी नहीं है। जो हमारे यहाँ आमिर आते हैं वो कोशिश करते हैं पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की, कि किसी तरीके से अदालतों से उनको लेजिटिमेसी मिल जाए। फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्रेक करते हैं, अपनी लेजिटिमेसी और एक डेमोक्रेटिक शक्ल देने की कोशिश करते हैं अपने आप को। और जो डेमोक्रेट्स आते हैं वो डिक्टेटोरियल जो है वो पॉलिसी अडॉप्ट कर लेते हैं। उनके अंदर एक डिक्टेटर आ जाता है और वो उसी तरीके से एक यूजर्पर बनने की कोशिश करते हैं, अपनी ऑपोजिशन को, अपने ओपोनेंट्स को दबाने की कोशिश करते हैं बाय हुक या बाय क्रोक। तो ये ओवरऑल हमारा कल्चर जो है वो द ईयर्स, और उसमें जाहिर है हमारे यहाँ वो डेमोक्रेटिक कल्चर ग्रो ही नहीं हो सका। तो आज जो कुछ हम देख रहे हैं, ये आज की गवर्नमेंट हो, कल की गवर्नमेंट हो, उससे पहले की गवर्नमेंट्स उठा के देख लें, इन पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें, इन पॉलिटिकल पार्टीज के रवैयों को देख लें, इन पॉलिटिकल लीडर्स के बिहेवियर्स को देख लें, अपने टॉक शोज में इनकी बातचीत को देख लें कि हमारे यहाँ टॉक शोज में वो रेटिंग्स आती हैं जहां हम लाउड हों, जहां हम एग्रेसिव हों, जहां हम दलील से गुफ्तगू नहीं करें बल्कि एग्रेशन से गुफ्तगू करें। तो आपका ओवरऑल बिहेवियर जो है वो एक नाकाम रियासत की खम्माजी कर रहा है। हम बहैसियत कौम कभी बन ही नहीं सके कौम तो, लेकिन बहैसियत क्राउड भी माशरे में इनेताद का शिकार है। हमने खुद आइन पढ़ा नहीं। आप पार्लियामेंटेरियंस, ये जितने पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, मुश्किल से 5 से 10% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो। तो हमारे यहाँ जो, जब तक हम उस कल्चर को रिवाइव नहीं करेंगे, ना आपके यहाँ डेमोक्रेसी आ पाएगी, ना आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आ पाएगा, ना आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ। अब इमरान खान रूल ऑफ लॉ की बात मुसलसल करते हैं। वो ये भी बात करते हैं कि जो है वो जो एहतसाब है वो टॉप से शुरू हो, लेकिन वो जब टॉप से शुरू होता है तो फिर वो उसको हम दूसरे अंदाज में लेना शुरू कर देते हैं। और हमारे जो प्रेजेंट रूलर्स हैं उनका बिहेवियर आप देख लें। एक तरफ आप शहबाज शरीफ साहब रोजाना एक तकरीर में रोते हैं कि IMF हर फाइल जो है निचो वो देख रहा है, बारीकियों से देख रहा है, और अगले दिन हम सुनते हैं कि काबीना में इजाफा हो गया। बिल्कुल। तो हमारा जो माइंडसेट है वो उसके अंदर वो अप्रोच ही नहीं है। इसी वजह से एक क्राइसिस है, हम एक क्राइसिस सिचुएशन में हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में आगे बढ़ने के रास्ते आपके महदूद से महदूद होते जा रहे हैं। जमहूरियत में बादशाहत वाला हिसाब हो गया। जैसे ख्वाजा साद रफीक ने भी शिकवा किया था, ये कैसी जमहूरियत चीचक ज़दा हो गई है। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं लचक तो दिखानी पड़ेगी ना, कहीं ना कहीं किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ठीक है इमरान खान साहब का स्टांस बड़ा हार्ड है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बहैसियत जमात अगर थोड़ी लचक दिखा रही है, असेंबली में वापस आने की बात कर रही है, APC में भी शिरकत की बात कर रही है, तो फिर हुकूमत क्यों नहीं लचक दिखा रही है? बुला ले, बिठा ले, अगर जमहूरियत जो बच गई है उसको बचा ले। काश इसी तरह इतना ही सिंपल होता जितना आपने चंद लफ्ज़ों में बयान कर दिया है। और काश तहरीक इंसाफ एग्जैक्टली उन्हीं लाइन पे सोच रही थी जिन लाइन में आपने कोशिश की है वजाहत करने की या बयान करने की।
देखिए क्राइसिस ये है कि तहरीक इंसाफ ने कोई लचक इस हुकूमत के लिए नहीं दिखाई, कम अज कम मेरे सामने नहीं आई। वो आए हैं तो उनको उन्होंने यही देखा है कि जी हमने कुछ उनके सामने कुछ स्कीम्स होंगी, उन्होंने पॉलिसी चेंज की हुई है, उन्हें रिग्रेट किया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि हम अपोजिशन का लीडर बना के को अपने मुताबिक कुछ मुतालबात करेंगे, कुछ आगे से जो निगरान हुकूमत बनेगी तो उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। अभी पंजाब में जब ये मौजूद थे, बल्कि हुकूमत भी इनकी थी, तो निगरान जो बनी है उस पर तो मुतमिन है नहीं, वो वहां कैसे किस पे होते। देखिए क्राइसिस ये है कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। इमरान खान साहब को ये मान लेना चाहिए कि 1996 26 अप्रैल से तहरीक इंसाफ बनाई है, आज तक उन्होंने सियासी जितने फैसले किए हैं, जितने किए हैं, मैं उनकी दर्जनों फैसलों की तफसील बता सकता हूं। और 10 अप्रैल के बाद या 10 अप्रैल से चंद दिन पहले जब पिछले साल उनकी हुकूमत थी और उसके बाद उन्हें जितने फैसले के लॉन्ग मार्च से लेके असेंबली तहलील करने से लेके इस्तीफों से लेके जेल में तहरीक से लेके सारे सियासी तौर पे नाकिस फैसले थे, चाहे उन इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे। इमरान खान ने हर फैसले पे रिग्रेट किया है, लेकिन या तो टू लिटिल टू लेट, या रिग्रेट किया ऐसे वक्त में जब उस वक्त शाम गुजर जाते और लकीर रह जाते और लकीर को पीटने को फायदा नहीं लेकिन होता। देर आए दुरुस्त या आई भी एक तो है ईगो होती है जो कहती है कि दुरुस्त आई भी तो है। नहीं हाँ। क्या दुरुस्त तो क्या नहीं, दुरुस्त देर आयत के साथ तो मैं मुतफिक हूं, लेकिन दुरुस्त आयत के बारे में क्या हतमी चीज है कि दुरुस्त आयत सियासत के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होता कि आपने कोई फैसला किया जो पिछले दफा वो फैसला शूट करता था तो 2 साल बाद ही वही शूट करेगा। जब वेरिएबल्स चेंज होते हैं, जब ग्राउंड के अंदर इर्द गिर्द के हकायक तब्दील होते हैं तो उसके अंदर एडजस्टमेंट्स होती है। उस वक्त पता नहीं कौन सा फैसला ठीक था, अब कौन सा फैसला ठीक है। अब जो है जो फैसले किए उन्होंने, उन फैसलों ने उनकी सियासी पोजीशन को नाकाम किया है। उनके इसके बावजूद के सियासी उनकी जो गिरफ्त है, सियासी उनकी जो हैसियत है, उनकी पॉपुलैरिटी है, हो सकता है कि वो पॉपुलैरिटी को चैलेंज ना हुई हो, लेकिन उसको उनको एक ही चीज चाहिए थी और वो भी इलेक्शन लेना। 2 तरीकेकार हो सकते थे उसके लिए, या तो कोई वो चालाक के और होशियारी के साथ वो हिकमत अमली बनाते, उनको इलेक्शन मिल जाते, जब मर्जी मिल जाते, बेशक अक्टूबर में मिल जाते। ठीक, और अक्टूबर कितना दूर हो गया, अब 4-5 महीने रह गए, आखिर 10 महीने पहले गुजर गए तो 6 महीने और गुजर जाएंगे। किया जा सकता है, लेकिन अगर या वो दबाव देते, अब वो दबाव उनके सारे नाकाम हो गए हैं, उनके हर लाज ने मुंह की खाई है, उनके असेंबली तहलील ने मुंह की खाई है। यहीं से कंटिन्यू करते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं। जमहूरियत में पार्लियामेंट में जाकर बैठना और वहां पर अवाम की आवाज बनना, यही आई थिंक बेहतरीन रास्ता होता है। मजहर अब्बास साहब आप इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो डी नोटिफिकेशन जो लाहौर हाई कोर्ट ने जाहिर इलेक्शन कमीशन को रिवर्सल का कहा है, और इसके बाद आपको लगता है कि ये वापस जाएंगे पार्लियामेंट, जाके हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकते हैं लेजिस्लेशन में, या जितना वक्त बाकी रह गया है उसको जरा बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से पूरा कर सकते हैं पीटीआई वाले? देखिए बहुत अच्छा टाइम था इनके पास, ये इनकी अपनी पॉलिटिकल सोच है, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा कि पीटीआई की, कि जब उन्होंने इस्तीफा दिए, और वो मेरा ख्याल है डिसीजन इन हेस्ट उसको कह सकता हूँ मैं, कि इमरान खान साहब ने ये समझते हुए कि या तो ये कि ना आप पूरे सिस्टम के खिलाफ बगावत कर रहे हो, और सिस्टम के खिलाफ जब आप बगावत करते हैं तो उसी दिन आपने फिर जो है हर तरफ से आप दे देते, निकल आते सड़कों पे, वो करते। वरना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती अगर ये बाहर भी प्रोटेस्ट करते और हाउस के अंदर भी प्रोटेस्ट करते। ये ब्लंडर ये 2014 में भी कर चुके हैं, 2014 में भी इस्तीफे दे के आ गए थे, फिर वापस चले गए। दूसरी तरफ जो काउंटर स्ट्रैटेजी जो गवर्नमेंट की है उसमें भी बहुत से फ्लॉज हैं, यानी अगर वो वापस आ रहे हैं तो आप उनको रोक रहे हैं वापस आने से, रुकावट खड़ी कर रहे हैं, वो अप्रोच कर रहे हैं। स्पीकर का रवैया जो है वो अजीबोगरीब रवैया है, उन्होंने उनको नोटिफाई कर दिया, नोटिफाई कर दिया, ये सारी चीज़ें जो, और फिर जो जवाब पैदा किया उसको खुद ही उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। यानी पहले उन्होंने कहा कि जब तक लोग आएंगे नहीं मैं इनके इस्तीफा कबूल नहीं करूँगा, और फिर जब वो लोग तो नहीं गए तो फिर आपने इस्तीफे कबूल कर लिए। तो मैंने कहा ना एक पॉलिटिकल बैंकरप्सी नज़र आ रही है हर तरफ, और एक बड़ा पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रहा है। बहुत
चीज़ें जो हैं, हम ये समझ रहे हैं कि जो आज लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि आज जिस तरह वो अपनी ऑपोजिशन के साथ बिहेव करेंगे, तो कल जब वो बरसरे इख्तिदार आएंगे वो भी अपनी ऑपोजिशन के साथ इसी तरह का बिहेवियर करेंगे। तो हम उन लोगों में से हैं जो तारीख से सबक नहीं सीखते, और वाहिद सबक हमने यही सीखा है कि कोई सबक नहीं सीखना। तो यही हमारे बिहेवियर, इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि दुनिया आपको संजीदगी से नहीं ले रही, दुनिया आपको एक नॉन सीरियस स्टेट तस्वुर कर रही है। अब इवन सऊदी अरब वगैरह भी अब 10 मरतबा सोचते हैं कि आपको पैसे दिए जाएं या नहीं दिए जाएं। यूएई वगैरह और भी सोचते हैं। चाइना का पहली डिसअपॉइंटमेंट हो चुका है सीपैक के बारे में, उनको जो है उन्हें बहुत, दे आर नॉट श्योर कि पाकिस्तान किस तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा है। टेररिज्म अगेन, एक तरफ आप टेररिस्ट को ख़त्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अजीब व गरीब इमरान खान की अप्रोच के जी उनको लाके आप यहाँ बसाना चाहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम ही यहीं क्रिएट हुई है, उन्हीं लोगों को यहाँ लाके बसाना चाहते हैं। तो एक क्योस है, एक पॉलिटिकल क्योस इस वक्त पूरे मुल्क में है। हम बिल्कुल सीरियसली अनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं। एक पॉलिटिकल अनार्की हमें नज़र आ रही है साफ, जहां किसी के बस में जो चल रहा है वो कर रहा है, और दूसरी तरफ, और इस सब के बीच में एक बाहर से टीम आके बैठी हुई है पिछले 9, 10, 15 दिन से, वो आपसे मुज़ाकरात कर रही है। वो आपका उन्होंने बिल्कुल आपको एक्सपोज करके रख दिया, आपका पोस्टमार्टम कर दिया उन्होंने कि भाई आप खड़े किधर हैं। तो ऐसे में बजाय इसके कि सर जोड़ के लोग बैठे, एक दूसरे का सर तोड़ने के लिए तैयार हैं, और अल्टीमेटली ये भी सफर करेंगे और वो भी सफर करेंगे, और अवाम के पास तो अब शायद खुदकुशी के लिए वो तेल भी अवेलेबल नहीं हो, पेट्रोल छिड़कने वाला, और दवाओं का जो क्राइसिस आने वाला है उससे ऑलरेडी लोगों की जो है जिंदगी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इसको सोचते हुए मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये खौफ आता है कि पता नहीं जिन लोगों ने ये मुल्क बनाया था उन्होंने क्या सोच के ये मुल्क बनाया था, और हमने इस मुल्क को क्या करके रख दिया है। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है अतर काज़मी साहब, जेल भरो तहरीक, जिसके आपने फॉर्म्स भी देखे होंगे, ज़ाहिर है मेरी नज़र से भी गुजरे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो बेसिकली, तो आपको लगता है कि ये बाकी तहरीकों की तरह साबित होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक के वाकईतन ये भी एक कियोस में इजाफा करेगी और इससे कुछ नहीं निकलेगा? देखिए, इस वक्त पता है इशू किसी एक तहरीक का या किसी एक स्ट्रेटेजी का नहीं है। इस वक्त इशू ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर हो रहा क्या है। पाकिस्तान की रियासत को आप देखें तो जिस तरह पहले मजहर साहब ने भी राइटली पॉइंट आउट किया, मुल्क बिल्कुल एक मजाक बन के रह गया। यहाँ पे देखिए, कोई भी तहरीक चले, कुछ भी करें आप और कहें कि हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं, पर हकीकत ये है कि इस मुल्क में आइन कानून वगैरह हैं वो आम लोगों के लिए बिल्कुल एक एलियन कॉन्सेप्ट है। वो आइन कानून हमारे लिए किसी फायदे का नहीं है। हाँ, वो आइन और कानून तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है अशराफिया को, और वो जिस किस्म की तकारीर आपकी असेंबली के अंदर होती हैं, आपकी सेनेट में होती हैं, और बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, उसमें रजा रुबानी जैसे लोग भी हैं, दीगर मोजिज दोस्त भी हैं, और वो ऐसी बातें करते हैं कि पता चलता है कि ये एक प्रिंसिपल स्टैंड लेंगे, ये आइन और कानून पे बात करेंगे, लेकिन वो अपने जहां पे उनकी जमात का मफाद है, जहां पे उनकी हुकूमत का मफाद है, या वो अपोजिशन में हो, अपोजिशन का मफाद है, वो उस तक उसको महदूद रखते हैं। तो यही सिलसिला आपको नजर आ रहा है। अब ये कह रहे हैं, देखिए जी, कुछ दिन पहले तक यहाँ पे हमें ये बताया गया कि आपकी आलमी सतह के ऊपर सफारतकारी नाकाम हो चुकी थी, जो पिछली हुकूमत थी उसने सब कुछ खराब कर दिया था, हमने इतने दौरे किए। अब जब से बिलावल आए हैं वो पूरी दुनिया ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे उनको दोबारा चांस नहीं मिलना। लेकिन अफगानिस्तान नहीं गए, वो अफगानिस्तान नहीं किया, और दूसरा उन्होंने अचीव क्या किया है। आपको कुछ दिन पहले यहाँ पे डंडोरा पीटा गया जी, जिनीवा से $15 अरब हमें मिल गए। आज वही दोस्त हमें बता रहे हैं कि जनाब हमारे पास तो इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं है। किधर है वो $15 अरब? एक डॉलर इनको नहीं मिला है। तो ये मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरऑल पाकिस्तान का अलमिया ये है कि ये जो सिस्टम है ये कभी भी आम बंदे के लिए डिलीवर नहीं करेगा। इस डॉलर की आपने बात की, मैं इसमें एक और भी चीज ऐड कर देती हूँ। आपने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखी होगी, आपकी नजर से गुजरी होगी, डॉलर जो यहाँ से वहां जा रहा है पड़ोसियों के पास। जी। तो मुझे बताएं कि हम तो ऐड ऑन कर रहे चीजें, हमारे पास तो खुद डॉलर नहीं है,
लेकिन वहां जाया जा रहा है। तो ये चीजें कंट्रोल, आखिर कोई तो पीछे बैठा है ना जिसने ये चीजें जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, किसी ने तो रोकना है ना। मसला ये है कि फरवा के हमारे जो दारुल हुकूमत में हो रहा है हमें उसका पता नहीं चलता है। सरहद पे क्या हो रहा है या दूसरे मुल्क में किस तरह स्मगलिंग हो रही है उसका हम किस तरह पता चलाएं। पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा मसाइल हैं कि लगता नहीं है कि कोई भी इसको हल कर सकेगा। और दूसरी चीज ये है कि जो आपकी अशराफिया है वो अशराफिया वो अपने जब उसके ऊपर मसाइल आते हैं ना वो अपना नोहा आपको सुनाती है, अपना मरसिया सुनाती है कि आइन टूटा था क्योंकि जनाब जरदारी साहब के साथ ये हो गया था, आइन टूटा था क्योंकि इमरान खान के साथ ये हो गया था, आइन टूटा था क्योंकि मरियम बीबी के साथ ये हुआ था। क्या तब आइन नहीं टूटता जब रोज अवाम को थानों के अंदर उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है? क्या उस वक्त आइन नहीं टूटता जब बच्चों को खुराक मुनासिब नहीं मिलती और वो भूख से मर जाते हैं? क्या उस वक्त आइन नहीं टूटता जब कुत्ता काटने की वैक्सीन ना हो और बच्चे मर जाएं और हमारे हुक्मरान लाखों करोड़ों के कुत्ते उन्होंने पाले हों? क्या उस वक्त आइन नहीं टूटता? प्रॉब्लम यह है कि आपने आइन को जोड़ दिया अशराफिया के साथ और अशराफिया के हकूक के साथ। जब तक ये उसके साथ जुड़ा रहेगा मेरे और आपके ये काम नहीं आएगा ये आइन। लेकिन ऐसे कहता रहेगा, कब तक चलता रहेगा और ऐसे चलना भी चाहिए या नहीं, इसको रोकेगा कौन? इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हफीजुल्लाह नईम साहब, आपने लास्ट में कहा था कि क्या इमरान खान साहब या उनकी पार्टी सब्र नहीं कर सकते? 4 महीनों की तो बात है। मैं सवाल कर लेती हूँ कि हुकूमत क्यों नहीं बड़ा दिल दिखाती और वो कह देती है 4 महीने पहले कर देते हैं, अगर इतना कियोस है तो चले, अगर ऐसे बात खत्म होती है तो ऐसे कर लेते हैं, वो क्यों नहीं स्टेप ले सकते? देखिए जी, मैं अब किसी की सियासत के बारे में ये कहूँ कि इमरान खान साहब ने ये स्ट्रेटजी क्यों की, मैं तो ये तबसरा कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी मेरे नज़दीक वीक है या मजबूत है। हो सकता है इमरान खान साहब के नज़दीकों में मजबूत हो और मैं उसे अपने तजियाती तौर पर उसको कमज़ोर समझ रहा हूँ। और यही है कि शहबाज शरीफ वगैरह को क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, मेरे नज़दीक तो उनको हुकूमत पकड़नी नहीं चाहिए थी। सबसे बड़ा डिजास्टर उन्होंने ये किया कि उन्होंने वो लड़ाई जो एस्टेब्लिशमेंट इमरान की होनी थी वो उसका मोहरा बन गए हैं। और वो एस्टेब्लिशमेंट हमेशा नवाज शरीफ को जब मारना चाहती थी उनको रेडीली इमरान खान साहब अवेलेबल हो गए। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब नवाज शरीफ के साथ मुकाबला करें, हमारी लड़ाई इमरान खान नवाज शरीफ से लड़े। अब वही लड़ाई उनकी लड़ाई इमरान खान साहब से शहबाज शरीफ साहब जरदारी लड़े और वो बखूबी दे रहे हैं। मेरे कंट्रोल में तो है नहीं, मेरी तो मानते तो मैं तो इनको दिसंबर जनवरी में ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड टीवी प्रोग्राम में हाथ बांध के कहते रहा कि आप इसको चिमटे से ना उठाएं हुकूमत को। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। मुझे एक बात करनी है, मल साहब ने बड़ा एक पर्टिनेंट और बड़ा एक दिलसोजी के साथ कहा है कि जी पाकिस्तान के बनाने वालों ने क्या सोचा था। मतलब पाकिस्तान के बनाने वालों को सब मालूम था, वरना स्टाफ कॉलेज क्वेटा के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के सारे सीनियर ऑफिसर को सामने बिठा के ये ना कहते कि आप सारे नौकर हो इस मुल्क के, आपका काम किसी तौर पे भी इस मुल्क के अंदर कोई पॉलिसी बनाना नहीं है, आपका काम कानून और आइन के अंदर इस मुल्क के अंदर जो तफवीज है उस खास एरिया में आपने वो करना है। इतनी डिटेल स्पीच उससे पहले ब्रिगेडियर अयूब खान को ढाका में वो कह चुके थे। जब उन्हें सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये सवाल तो मेरे ज़हन में कैसे आया। सिनप किया, साथ एक और ब्रिगेडियर अकबर खान खड़े थे, उन्हें ये बात जवाब सुना। 3-4 बंदों ने वो नरेट किया, असर खान वहां खड़े थे, सबने अपनी भी किताबों में नरेट किया। बात यह कि पाकिस्तान बनाने वालों बेचारों को पता था कि ये जो 7 जनवरी 1951 को जो मॉन्स्टर क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी का, उसे पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करना है। एक हुकूमत बता दें लियाकत अली खान से लेके आज तक, लियाकत अली खान की हुकूमत बनाई इन्होंने नहीं है, तोड़ी इन्होंने। ख्वाजा नाज़मुद्दीन, बोगरा, मोहम्मद अली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, कौन सी पाकिस्तानी हुकूमत है जो फौज ने नहीं बनाई और फौज ने नहीं तोड़ी? एक का नाम दे दे। मुझे बहुत बड़े दानिशवर बैठे हैं मदर अब्बास साहब, एक का बता दें कि फला हुकूमत अपने जोर बाजू पे आई थी या उस बेचारी को अवाम ने निकाला है। भैया खिलवाड़ आपने 70 साल से किया। लेकिन नहीं साहब ये तो भाई आपके नजदीक होंगे, मेरे नजदीक नहीं है। ये पॉलिटिकल हो सकते नहीं है। उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी उसको मैं डिसाइफर कर रहा हूं। जो वो फरमा रहे थे कि हमने जनवरी में ए पॉलिटिकल पॉलिसी बनाई, यानी कि हमने ये पॉलिसी बनाई कि इमरान खान साहब से जान छुड़वानी है।
अब वो जान छुड़वाने से मुल्क की जान छूट जाएगी, क्या नहीं होगा। मुझे तो कभी एक लम्हे के ही नहीं पता कि 2,200-2.5 साल बाद जब इमरान खान आए थे तब मैं कहता था कि इसकी दुर्गत बनाई गई 2-2.5 साल बाद, और बनी। जब ये आए हैं तो उनको पहले दिन से निकालना चाहते थे। क्यों निकालना चाहते थे मुझे नहीं पता। वो उन्होंने इतने जतन किए इमरान खान साहब, वो यकीन दिलाया कि हम इनको घर भेजेंगे। इनको कहते थे कि आप आपकी जल्दी बात से जो है रिफॉर्म वो करें इलेक्शन की, काबिल एहतराम और है, आप घर सराहनीय पर है। भेजें। लेकिन अब मैं अतर क्या कर काज़मी सकता हूं? लेकिन न्याज़ी साहब जाते भी तो रहे ना, गेट नंबर 4 सारे जाते रहे ना। अतर काज़मी साहब के ये जो सिचुएशन, तो कोई इशू नहीं है मेरा जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो सिचुएशन है, क्या अब हम वक्त आ गया कि ये फैसला कर लेंगे ठीक है हमने नहीं जाना उस गेट पे, हमने नहीं जाना, हमारे मसले हम आपस में सेटल डाउन कर लेंगे। लेकिन अलबत्ता बज़ाहिर तो नहीं सेटल डाउन हो रहे, लेकिन आपको कोई लग रहा है कि हो सकते हैं? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में किरदार रहा है, उसकी एक तारीख है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भी एस्टेब्लिशमेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो हुकूमत है इस वक्त की, अगर मैं आपको मिसाल दूं, 13-14 जमातों की हुकूमत है, ये वोट को इज्जत दो इनका बयानिया था। अब ये आपको बता रहे हैं कि हमारी हुकूमत तो उस दिन शुरू हुई जब नवंबर के आखिर में नई तैनाती हुई। भाई उससे पहले फिर आप तो हमें ये बता रहे थे कि आइन और कानून के मुताबिक आप लोग हुकूमत में आ गए थे, और आप ये बताते थे कि पिछला खटपुतली था और हम तो बाख्तियार थे। और इसी तरह खान साहब भी, अब जब उनका इक़्तिदार खत्म हुआ है, वो बहुत सारी चीजों में बताते हैं कि जी जनरल बाजवा मुझे ये नहीं करने देते थे, जनरल बाजवा मुझे वो नहीं करने देते थे। तो उस वक्त आप हमें बता देते कि यार ये जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना ब्लंडर था। नहीं वो तो ठीक है, पर एक्सटेंशन तो दी, सब ने मिलके दी। तो उस वक्त जब इक्तदार में थे उस वक्त बता देते कि जनाब ये मसला है। तो इशू ये है कि यहाँ पे फौज का किरदार है, पर उस किरदार में अगर किसी ने तड़का लगाया है या उसको बढ़ावा दिया है तो वो सियासतदान है। वो अभी भी ये कर रहे हैं, पहले भी ये करते रहे हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि इनको जेन्युइन अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है। नहीं तो जमहूरी जो हुकूमतें होती हैं या जमातें होती हैं वो सब कुछ करती हैं लेकिन इंतखाबात से नहीं भागती। जिस तरह ये इंतखाबात से भाग रहे हैं, इनकी ख्वाहिश ये है कि वही जो आउटडेटेड मॉडल है कि हम बंद कमरों में बैठ के एक हुकूमत बना लें, एक इत्तेहाद बना लें, अवाम के हाथ में फैसले ना आए। दीगर लोगों की भी यही ख्वाहिश है और हमारे सियासतदानों की भी यही ख्वाहिश होती है कि अवाम के हाथ में फैसले ना आए, हम बंद कमरों में बैठ के फैसले कर लें। लेकिन अवाम तो ख्वार हो रहा और बराबर हो रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं और मजहर साहब से एक सवाल करते हैं। वेलकम बैक। मजहर साहब, सदर साहब ने तो खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, लिख सकते हैं आइन के मुताबिक। क्या इलेक्शन कमीशन भी बाउंड है कि जो अहकाम सदर साहब कह रहे हैं उस पर अमल दरामद कर ले? नहीं, बाउंड नहीं है, आईनी तौर पे तो बाउंड नहीं है इलेक्शन कमीशन। लेकिन जाहिर है प्रेसिडेंट ने अपना इनपुट दिया है, अपनी कंसर्न शो की है, उसकी अपनी अहमियत होती है सदर मुमलिकत की। लेकिन आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन बाउंड नहीं है प्रेसिडेंट की डायरेक्शन पे। इशू मैं फिर सिंपल से कह रहा हूँ कि इशू ये नहीं है, इशू इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्लोबल। अभी न्याजी साहब तो खैर हिस्टोरिकली बात कह रहे थे, और मैं फिर ये कहूँगा कि बहुत बैठ के संजीदगी से इसे देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान जिस तरीके से बना, पहले साल से ही, पहले 1.5 साल से ही आपका ईस्ट पाकिस्तान का क्राइसिस शुरू हो गया था। आपको अंदाज़ा हो गया था कि ईस्ट पाकिस्तान में कंसर्न शो हो गई थी, लैंग्वेज बिल से लैंग्वेज राइट से लेके हमने आगे देखा। फिर जो कायदे आज़म ने कहा था माशाल्लाह से हमने उनमें से कोई एक चीज़ नहीं की। उन्होंने रूल ऑफ लॉ कहा था, इस मुल्क में कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं आया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहा था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कभी नहीं आया। उन्होंने 11 अगस्त की तकरीर में सिर्फ ये बात नहीं थी, उन्होंने एक रोशन ख्याल पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था, उसी तकरीर में भी मौजूद है, कि एक लेगेसी जो इंडिया से आई है वो करप्शन है। वहाँ बाकायदा उन्होंने ये कहा था कि ये लानत इंडिया में भी मौजूद थी, और उस पीरियड की बात कह रहे हैं 47 की। लेकिन उसको भी हमने किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे, यानी आप ख्वाजा की शहाबनामा पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि 50s और 60s में ही हमने वो सारे पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल वर्कर्स को निकाल के बाहर फेंक दिया कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। यानी आपने ऐसे लोगों को जो है सियासत से दूर कर दिया कि जो शायद अगर सियासत में होते तो शायद ये चीज़ें हमें नहीं देखनी पड़ती।
फिर जो मार्शल्ला का सिलसिला शुरू हुआ, सिटिंग आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर हुआ, तो वो मार्शल्ला से मार्शल्ला हो गया। फिर वो उसको हमारी माशाल्लाह अदलिया ने ऐसा तहफ़्फ़ुज़ दिया कि उसके बाद वो जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली गई। उसमें आज भी ये नहीं कहा जा रहा कि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स से दूर है, आज भी ये कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ दे। ठीक है, कोई इख्तिदार में आने के लिए और कोई इख्तिदार बचाने के लिए, ये लड़ाई इख्तिदार में आने और इख्तिदार के बचाने की लड़ाई। ठीक है, लेकिन अब हम पाकिस्तान को अनडू तो नहीं करेंगे और कभी करना भी नहीं चाहेंगे। अतर फ्यू मिनट्स लेफ्ट, बताएं इसका हल क्या है? देखिए, हल तो इसका अवाम ही निकालेंगे, और अवाम किसके थ्रू निकालते हैं? अपने नुमाइंदों के थ्रू। वही आप इलेक्शंस करवाएं और सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होगा। जेन्युइन जिनकी स्टेक है सिस्टम में वो फैसले करें। ये ना कोई समझे कि मैं ज्यादा अक्लमंद हूं तो मैं ये फैसले करूंगा। नहीं, फैसले अवाम को करने दें अपने नुमाइंदों के जरिए। ठीक है न्याय साहब, आपका क्या स्टांस है? हल निकल सकता भी है कि नहीं निकल सकता आपके नजदीक? अब भी मेरा ख्याल है कि जहां पहुंच चुके हैं वहां से रिवर्सल मुमकिन नहीं है, और मेरा ख्याल है कोई सोल्यूशन किसी के पास है भी नहीं। हर बंदा इस वक्त अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के दायरे के अंदर देख रहा है, और आई एम अफ्रेड कि वो कोई चीज़ जो है पाकिस्तान को इस वक्त सूट नहीं करती। पाकिस्तान का क्राइसिस चेंज हो चुका है। पाकिस्तान का क्राइसिस बहुत शदीद था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम से काम, लेकिन इस वक्त वो मुआशी जिस दलदल के अंदर धंस गया है, ये खास प्लान करके आपको FATF IMF में घेर के लाए थे, और ये किसी को कोई शक था तो उसे इतना ही था कि वो लाइलम था, वगैरह कोई इल्म नहीं था। अब ये आप वहां से निकल के किसी और जो है उसके अंदर फिक्स में आ गए हैं, और उसके अंदर से निकलना आपके यहाँ डिसीजन नहीं होना, डिसीजन वाशिंगटन ही होना है कि आपको निकलना है तो कितना निकालना है। सऊदी अरब देगा या बहरीन देगा, सारे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये ऑर्केस्ट्रेट होते हैं, इनका यानी मुश्किल वक्त वो कहते हैं नहीं साहब, मुश्किल वक्त कहते हैं ना कि वो मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, तो मेरा ख्याल से वो नाजुक सूरत हाल कभी खत्म नहीं हो सकती। बहरहाल मदर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह रईस साहब और अतर काज़मी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।